नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मार्च 2021 में एक और एडिटोरियल छपा था, वाई शुड वी इन्वेस्ट हेविली इन पब्लिक हेल्थ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी 40-45 मिनट का मेरे पास समय होता है सुबह, उसमें सारे एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अलग से डिस्कस करने ज़रूरी हैं, वो है पब्लिक हेल्थ इज़ वन ऑफ देम। क्यों इंडिया को बहुत हैविली पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्यों इंडिया अगर पब्लिक हेल्थ में हैविली इन्वेस्ट नहीं करती तो हमारे आगे आने वाले समय में हालात हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ पैरामीटर्स में बहुत ख़राब हो सकते हैं। अगर आप बात करो तो पिछले 100 सालों में सबसे गंदा पैंडेमिक है ये, और जैसे ही ये पैंडेमिक आया, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ की असलियत दुनिया भर की सबके सामने आ गई। खासकर अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में हमारा हेल्थ केयर सेक्टर कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज कंडीशन में काम करता है, ये हमें पता चल गया। ये अलग बात है कि हमारे हेल्थ केयर पर्सनल्स ने अपनी तरफ से जो हो सका है करने की कोशिश की है। चाहे आप आशा वर्कर की बात करो, जिसको बुलाता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर आप स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर फिजिशियंस की बात करो, इन लोगों ने बहुत काम किया है, काउंटलेस लाइफ्स बचाई हैं, इंडिया को प्राउड किया है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। अगर आप बात करो हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर इज साइंस बेस्ड वॉज कन्विंसिंगली डिमॉन्स्ट्रेटेड। मतलब कि जब भी आप हेल्थ केयर की बात करते हो तो हेल्थ केयर में एक साइंस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोविड-19 की बात की तो भाई कोविड-19 के सैंपल का लैब में डायग्नोसिस करना, क्लिनिकल असेसमेंट करना बीमारी का, फिर इस बीमारी को हराने के लिए होम क्वारंटाइन, इंटेंसिव केयर, क्लिनिकल ट्रायल्स, कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखो तो कोविड-19 से लड़ने के लिए मेडिकल साइंस ने किस लेवल की साइंटिफिक अचीवमेंट प्राप्त की, इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया है। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इंक्लूड करके ऑथर बोल रहा है कि भाई यूजफुल और यूजलेस थेरेप्यूटिक मॉडल्स। मैंने आपको प्लेसेबो पढ़ाया है ना, कि भाई जब भी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो आधे लोगों को प्लेसेबो दिया जाता है, आधे लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी जाती है। प्लेसेबो में कुछ नहीं होता, वो नमक का पानी या कुछ इस टाइप की चीज़ होती है जिसमें एक्चुअली में कोई दवाई नहीं होती है, बस पेशेंट को लग रहा होता है कि उसको दवाई मिल रही है, और कुछ लोगों को सच में दवाई मिल रही होती है, और दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, यह पता किया जाता है कि भाई सच में ये दवाई कितनी इफेक्टिव है। ओके, फिर क्या लिखा है, वी लर्न दैट outcomes of well-designed clinical trials with their statistically significant differences between treatment modalities are sacrosanct for evidence but not reliable personal anecdotes। कहने का मतलब है कि कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझने के लिए जो भी दवाई वगैरह बनाई गई, यहाँ पे जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ, प्रॉपर साइंस के साथ किए गए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को यहाँ पे फॉलो किया गया, आपने बेसिकली साइंस के बेसिस पे काम किया, वहाँ आपको रिजल्ट्स मिले हैं। अब ये तो नॉर्मल सी बात लिखी हुई, इसमें कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ केयर पर्सनल की बात की जाए तो इन्होंने टायरलेसली काम किया है, अपनी ड्यूटी के प्रति इनका डिवोशन था, दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम किया, पर्सनल प्रायोरिटीज़ को पीछे छोड़ दिया। पब्लिक परसेप्शन हेल्थ केयर पर्सनल्स की तरफ कहीं ना कहीं लोगों का बदला है, कहीं ना कहीं हेल्थ केयर पर्सन को दौड़ा दौड़ा के लोग पत्थर मार रहे थे, बट फिर भी ये काम कर रहे थे। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, evidence based medical practice are essential for making of caring medical and nursing professional। बेसिकली यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात की जा रही है। हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो भी नर्सेज होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे ऑथर आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि नर्सेस का, डॉक्टर्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का जो काम है वो कितना सेंसिटिव काम है, और इस काम को करते वक्त उनको बहुत लंबी ट्रेनिंग और बहुत लंबे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो इलाज है वो साइंस बेसिस पे हो रहा है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हो रहा है, यहाँ पे होम्योपैथिक वाली जो चीज़ें इन्वॉल्व है नहीं। और ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं हमने एलोपैथिक सिस्टम को 100 साल पहले अडॉप्ट किया और कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे आयुष सिस्टम भी है, होम्योपैथिक सिस्टम्स भी हैं, बट उन सिस्टम्स में भी कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है। तो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में ऑथर ने यहाँ पे बात की। अभी तक बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशंस में इन्वॉल्व नर्सेस, डॉक्टर्स का काम कितना ज़रूरी है और उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। दूसरा, साइंस बेस्ड मेडिसिन इन्वॉल्व हो रही है कोविड-19 में, मतलब होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुष दवाइयाँ यहाँ पे नहीं चल रही हैं, यहाँ एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, साइंस बेस्ड दवाइयाँ चल रही हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया ने साइंस बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखा है। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इंडिया की अगर आप हेल्थ केयर कैपेबिलिटी की बात करो तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर कैपेबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास। प्रॉब्लम यह है
कि वो पब्लिक हेल्थ की फील्ड में अवेलेबल नहीं है, या फिर प्रिसाइजली बोलना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ की फील्ड में अवेलेबल है बट जिस लेवल पे उसकी रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, बड़े से बड़े कैंसर का इलाज अवेलेबल है, बड़े से बड़े कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इलाज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पैसा ख़त्म कर सकते हो तो, अगर आप गरीब आदमी हो और सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उस लेवल का आपके पास इलाज अवेलेबल होगा, किस्मत वाले होगे तो शायद मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को एम्स में इलाज कराते हैं, एम्स में इलाज का खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन कितने लोगों को एम्स में बेड मिल पाता है। मैं पर्सनली अपने एक दोस्त को जानता हूँ, उसकी सिस्टर को ब्लड कैंसर हुआ था, एम्स में एडमिट कराने में उसके हालात ख़राब हो गए थे। बहुत सोर्स लगाने के बाद और एक बहुत हाई लेवल के आईएएस ऑफिसर्स का सोर्स लगाया, तब जाके एम्स में बेड मिला। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिसिन का और आप मेडिकल साइंस का, लेकिन अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। तो यहाँ पे सोर्स आ जाता है, जब सोर्स आ जाता है तो गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है, ये आप भी जानते हो। ओके, अब हेल्थ केयर की बात करें तो ये है क्या? इट इज़ बेसिकली अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन केयर गिवर एंड वन सिक पर्सन। एक सिक पर्सन है जिसको अपना इलाज कराना है और एक पर्सन जो कि इलाज कर रहा है, और यहाँ पे बीच में क्या है? थेरेपी, मतलब उसका इलाज करने वाला जो प्रोसेस है उसको बोला गया थेरेपी। पब्लिक हेल्थ में क्या होता है कि जो क्लाइंट होती है वो होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब पब्लिक। पब्लिक अपना इलाज कराने आएगी और पब्लिक का डिजीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल काम है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। तो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में डिजीज़ कंट्रोल है वो डेलिब्रेट होना चाहिए, इंटरवेंशन बेस्ड होना चाहिए और क्वांटिफाइड रिडक्शन दिखना चाहिए हमें हमारे डिजीज़ बर्डन में। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसा हो नहीं पाता है। होना ये चाहिए कि जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में किया जा रहा है वो डाटा ड्रिवन हो। जो कुछ भी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका डाटा हमारे पास हो। देखिए क्या बोला जा रहा है, डाटा आर रिक्वायर्ड on baseline disease burden and real-time monitoring to track the control trajectory of all the highly prevalent infectious disease। जो भी infectious disease इस समय पे इंडिया में प्रेसिडेंट हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी को रोकने के लिए उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। डिजीज़ बर्डन हमें पता करने की ज़रूरत है। डिजीज़ बर्डन पता करने की ज़रूरत क्या है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रखा इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को और न्यूमरेटर में रखा उस नंबर को जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से गुजर रहा है, और इसको आप बोलते हो डिजीज बर्डन इंडिया का। यानी आपने टोटल पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में रखा और टोटल नंबर ऑफ बीमारियों को न्यूमरेटर में रखा। तो अब यहाँ पे नेचुरल सी चीज़ हमारे सामने क्या निकल के आती है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर का नंबर कितना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि न्यूमरेटर का नंबर कितना है तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में हमारा जो डिजीज बर्डन है देश का वो कितना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए ऑथर ने, एग्जाम्पल्स में ज़्यादा मत घुसिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े से आप कह सकते हो ट्रिकी हैं। यहाँ पे ऑथर ने थोड़ी मुश्किल भाषा में चीज़ों को लिखा है, लेकिन मैं सिंप्लीफाइड करके चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि आप HIV की बात कर लो, जैसे कि आप पोलियो की बात कर लो। आप क्या आप देश की पूरी आबादी का HIV टेस्ट करते घूमते हो? कहीं ना कहीं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ सिम्टम दिखे, अब देखिए HIV का कोई सिम्टम तो नहीं है, ओके, जब बीमारी नहीं समझ में आ रही होती है डॉक्टर को तो वो बोल देता है कि भाई HIV का अपना टेस्ट करा लो, ओके। तो क्या HIV का टेस्ट सबका होता है? नहीं होता है। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर हो गई। कल की डेट में आप IAS IPS बनोगे तो आपका ज़रूर मेडिकल के दौरान किया जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि आप टोटल डिजीज़ का बर्डन पता करने की कोशिश कर रहे हो, तो टोटल डिजीज़ का बर्डन पता करने के लिए आपको हर बीमारी का टेस्ट करना पड़ेगा। हर बीमारी का टेस्ट करना सही नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं, सही नहीं तो नहीं कहना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो HIV में सैंपल के वाइज सैंपल डाटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि जिसको लगा कि हाँ भाई इसको हो सकता है HIV तो उसका डाटा कलेक्ट कर लिया, जो उसके टच में है उसका डाटा कलेक्ट कर लिया। पोलियो की अगर बात करो तो भाई अंडर 5 साल से कम की उम्र के सारे बच्चों में कितने लोगों को पोलियो की खुराक दी गई, इस चीज़ को आपने किन लिया। तो पोलियो में कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारा टारगेट सेट किया। अब जो बड़ा हो गया, जिसको बड़ा होकर पोलियो हो गया, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटा बच्चा जो है उसमें कितने लोगों को पोलियो वैक्सीन दी गई ये हम ज़रूर पता कर सकते हैं। कुल मिला के आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? ऑथर यहाँ पे अलग अलग बीमारियों को आइडेंटिफाई करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक अलग अलग बीमारियों से लड़ पा रहा है। जैसे पोलियो प्रोग्राम की बात की जाए तो पोलियो प्रोग्राम में जब हमने 100% इम्यूनाइजेशन अप्रूव हुआ और कहीं ना कहीं WHO ने हमसे बोला कि भाई पिछले 3 सालों में तुम्हारा एक भी पोलियो कोर्स नहीं, तो हम पोलियो फ्री हो गए। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसको हमने ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करके हरा दिया। बट क्या हम ऐसा HIV में कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात नहीं। HIV में तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कितने लोगों को एक्चुअली में HIV है। बहुत सारे लोग तो डर के मारे सामने नहीं आते होंगे।
उसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी, इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं जिसका टोटल बर्डन इंडिया में पता कर पाना बहुत मुश्किल है। अब आ जाते हैं कोविड 19 के एपिडेमिक पे। कोविड 19 की एपिडेमिक की बात की जाए तो 7 जनवरी से लेकर अब तक दिन के बेसिस पे 20,000 से कम डेली इन्फेक्शन आ रहे हैं। बोला तो ये जा रहा है रिकॉर्डेड डाटा कि भाई हमारे देश में 1,10,00,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड 19 हुआ है, लेकिन बहुत सारी सर्वेज का ये भी बोलना है कि देश के 50 से 60% जनता यानी 70 से 80 करोड़ लोगों को कोविड 19 हो गया है। अब भाई आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो बोलता है कि भाई देश में 1,10,00,000 लोगों को कोविड हुआ है, और यहाँ पे चांसेस ये भी है कि हो सकता है 70 करोड़ लोगों को कोविड हो गया हो। तो आप कैसे पता करोगे कि भाई 11 मिलियन लोगों को कोविड हुआ है, 700 मिलियन लोगों को कोविड हुआ है? एक्चुअली में कोविड का नंबर इंडिया में कितना है ये तब तक आप पता नहीं कर सकते जब तक एक पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया में काम नहीं करता है। ओके, हमने सेरो सर्वे जरूर करवाए हैं, बट सेरो सर्वे रैंडम सैंपल्स पे हुए हैं, और रैंडम सैंपल्स के बेसिस पे, इस प्रकार के रैंडमाइज सेरो सर्वर्स की बेसिस पे हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में टोटलिटी ऑफ इन्फेक्शंस कितने हैं। हमेशा जो फिगर्स आएंगे बहुत अलग आएंगे, बहुत ही अनरीजनेबल और बहुत ही डिस्पैरेट भी आ सकते हैं। तो कभी भी प्रेजेंट सिस्टम से हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक्चुअली में कोविड 19 का इम्पैक्ट इंडिया में कितना है। फिर अगर बात की जाए कोविड 19 से लड़ने की, तो बहुत सारे प्रिवेंटिव इंटरवेंशन आए। लोगों ने फेस मास्क लगाए, हैंड हाइजीन किया, सैनिटाइज किया, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन था, तो दवाई देके भी कोविड 19 से लड़ने की कोशिश की गई। लेकिन दवाई से लड़ते वक्त हम लोग कमजोर पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक एजुकेशन नहीं थी, प्रॉपर अथॉरिटेटिव और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी गई। पब्लिक डर रही थी वैक्सीन को लेने से और उन्होंने वैक्सीन नहीं ली। सोशल वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ का एक फंक्शन है। कहीं ना कहीं सरकार को लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आप कहीं ना कहीं वैक्सीन लीजिए, आप वैक्सीन लोगे तो ही तो आप ठीक होगे। बट सरकार ये समझा नहीं पाई। उसकी एक वजह ये भी थी कि इंडिया में लोगों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैक्सीन पे भरोसा नहीं आया। अब जो भी हो, आप कोविड 19 की लड़ाई के सामने कमजोर पड़ रहे हो, ये मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है ना भाई? कोविड 19 की लड़ाई में पहली बात तो हम यही नहीं पता कर पा रहे कि हमारे एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ केसेस हैं और जितने हेल्दी भी लोग हैं, उनको जब वैक्सीनेशन देने की बात आती है तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ये सब बातें किस चीज को डिनोट कर रही हैं? ये सब बातें इस बात को डिनोट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में कमजोर नहीं है, वो सोशल वैक्सीनेशन और सोशल अवेयरनेस फैलाने के केस में भी कमजोर है। फिर आगे बात की जाए, यहां पे एड्स का एग्जाम्पल लिया गया है। इंडिया में कोविड 19 के केस में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एचआईवी की बात जब की जाए तो एचआईवी से लड़ने के लिए, एड्स से लड़ने के लिए इंडिया की 8 टास्क फोर्स बनाई गई थी, और इंडिया की 8 टास्क फोर्स के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन थी सोशल वैक्सीन, यानी एचआईवी और एड्स एपिडेमिक के बारे में लोगों को जागरूक करना। और भाई नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाया कि कैसे आप एचआईवी से और एड्स से बच सकते हो। मतलब लोगों को यह बताया गया कि एचआईवी और एड्स से बचने का क्या तरीका है। क्या इस लेवल की बातें कोविड 19 के लिए की गई? कहीं ना कहीं नहीं की गई हैं। ओके, फिर कोविड 19 की वैक्सीन रोल आउट में ऑथेंटिक हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन के बारे में नहीं थी। इवन हेल्थ केयर स्टाफ के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी थी। रीजन ये था कि कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन थी उसको बिना एफिशिएंसी डाटा के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया। तो ये सब किसका लेक्यूना है? ये पब्लिक हेल्थ का लेक्यूना है। अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पा रहे हो तो गलती किसकी है? ये आपकी गलती है। ओके, फिर कोविड 19 की बात की जाए तो कोविड 19 में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इतना ज्यादा क्यों है? भाई अगर ओवर क्राउडिंग कहीं ज्यादा हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कफ और स्नीज कर रहे हैं लोग ओपनली, कहीं ना कहीं हेल्थ अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो कोविड 19 फैलेगा। कुछ कुछ इन्हीं तरीके से इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां, टाइफॉइड, कोलेरा, स्क्रब टाइफिस, लेप्टोस्पिरोसिस, मलेरिया, रेबीज जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। तो वो कंट्रीज जिन्होंने अपनी हेल्थ केयर के साथ साथ पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स रहे हैं ना जो बीमारियों के, उन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे इन बीमारियों को कंट्रोल किया बहुत सी कंट्रीज ने। तो बहुत सी कंट्रीज ने टाइफॉइड, कोलेरा, स्क्रब टाइफिस, मलेरिया, रेबीज अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को सुधार के, साथ साथ सोशल वैक्सीनेशन वाले फैक्टर्स को सुधार के, एजुकेशन और अवेयरनेस फैला के चीज़ों को कंट्रोल किया। इंडिया का हेल्थ सेक्टर तो बहुत आगे गया है, इंडिया में हेल्थ केयर टॉप लेवल की है, लेकिन इंडिया में पब्लिक हेल्थ बहुत पीछे है।
जो हमारे पब्लिक हेल्थ पर्सनल हैं, जो हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के फील्ड में, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पोजीशन में है। इसीलिए अभी भी इंडिया का एक्चुअल डिजीज बर्डन क्या है वो हम नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि पब्लिक हेल्थ में बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में तो भाई कोई भी जाके अपना इलाज करा सकता है, बशर्ते उसके पास जेब में नोट हो। पब्लिक हेल्थ में अगर आप जाके इलाज करा सको, आपके पास पैसों की कमी ना हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। सोचिए अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेबिलिटी हो कि हर इंसान अपनी हर बीमारी जाके इलाज करा सके, तो हमारे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि लोग कम बीमार पड़ेंगे, प्रिवेंटिबल डेथ्स को रोका जा सकता है। और इस प्रकार की चीज़ें इंडिया के डेमोग्राफिक डिमांड को और ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल और डिविडेंड को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए मैसिव हेल्थ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और बहुत कम चांसेस है कि इस लेवल का मैसिव हेल्थ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये था रीजनिंग कि भाई इंडिया में पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की जरूरत इतनी ज़्यादा क्यों है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।